नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाना है। इससे 2 दिन पहले एक उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी दिख रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिमगा यानी एक लकड़ी का स्ट्रक्चर जिसको उठाए लोग जब मस्जिद के पास पहुंचे तो उन्होंने परिसर में घुसने की कोशिश की। शिमगा करीब 3 से 4 फीट तक मस्जिद के गेट के अंदर चला गया। मस्जिद के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने गेट बंद कर लिया जिससे बड़ा विवाद टल गया। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि राष्ट्रीय मीडिया हमेशा की तरह ऐसी घटनाओं को अनदेखा करता है या उन्हें सही ठहराता है। वहीं पत्रकार जाकिर अली त्यागी ने वही वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में होली उत्सव के नाम पर सड़क पर उतरी भीड़ मस्जिद का गेट तोड़कर अंदर घुसी और मस्जिद की दीवारों पर नमाजियों पर गुलाल फेंक दिया। जिस वक्त भीड़ मस्जिद का गेट तोड़ रही थी उस वक्त तरावीह की नमाज अदा की जा रही थी। हिंदुत्ववादी संगठन जिस वक्त मस्जिद पर हमला कर रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बन भीड़ का सहयोग कर रही थी। मोदी सरकार में बैसाखी बनी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीच बीच में अपने तेवर दिखाने लगती है। अब जेडीयू के नेता अभिषेक झा ने होली के दौरान मस्जिदों को ढकने के निर्देशों की आलोचना की और इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया जो चुनावी साल में अनावश्यक विवाद पैदा करेगा। झा ने कहा कि होली के समय मस्जिदों को ढकने की बात कही गई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 10 सालों में होली का त्योहार 4 बार शुक्रवार को पड़ा है। 18 मार्च 2022 को होली शुक्रवार को मनाएगी, फिर भी कोई विवाद नहीं हुआ। ये चुनावी वर्ष है और कुछ लोग सिर्फ मीडिया की टीआरपी हासिल करने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है जहां सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। ये सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाएं न हों। धार्मिक स्थलों पर चिंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आप मंदिर या मस्जिद को कवर नहीं कर सकते। सावधानी बरतना हर किसी की जिम्मेदारी है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब सामाजिक सद्भाव बनाना है। हर कोई जवाबदेह है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है। इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाना चाहिए और हमारा मानना है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि होली किसी एक रंग का नहीं बल्कि हर रंग और प्यार का त्योहार है। ऐसे में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री द्वारा एक पुलिस अधिकारी की सड़क छाप सोच को बढ़ावा देना बेहद निंदनीय है। होली और जुम्मे के बहाने सांप्रदायिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने वालों को शायद पता नहीं है कि बीते 25 सालों में 6 बार होली और जुम्मा एक साथ आए हैं, शांतिपूर्वक ढंग से मनाए गए हैं, मगर ऐसी कट्टर सोच पहली बार देखने को मिली है। मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक और पिछले 75 सालों में हर बार होली बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती रही, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि हिंदुओं के स्वयंभू ठेकेदारों की सरकारों में ही हिंदुओं का त्योहार खतरे में आ गया है। ये कैसे हिंदुओं के ठेकेदार हैं और ये कैसी नकारा सरकार है? क्यों हमें अपने त्योहारों पर मस्जिदों के सामने ही नाचना है? इस वाहियात सोच का हिंदू संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। यूपी में होली से पहले मस्जिदों को त्रिपाल से ढका जा रहा है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं और कमेंट किए जा रहे हैं। पत्रकार कृष्णकांत ने एक ढकी हुई तस्वीर को साझा किया है जिसके साथ ही लिखा है कि सैकड़ों साल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब हिंदू त्योहार के दौरान मुस्लिम धर्म स्थलों को ढका जा रहा है। मुगल काल में या अंग्रेजी राज में ऐसा हुआ हो मुझे मालूम नहीं। इससे दुनिया भर में हिंदुओं की बदनामी तो होगी ही, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये मानवता के खिलाफ है। मैं ये मरते दम तक नहीं भूल सकता कि हमारी होली की चौताल में सुबराती चाचा ढोल बजाते थे। ऐसा क्या हुआ कि हर शहर में गैर हिंदू धर्मस्थल बर्दाश्त नहीं हो सकते? ये तालिबान और आईसिस जैसा है। समाज यही चाहता है तो यही सही, लेकिन इससे हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि इस देश में ऐसी सरकार है जो किसी काम की नहीं है, जिससे सामान्य प्रशासन भी नहीं संभाला जा सकता। ऐसी नकारा सरकारें समाज को तहस नहस करती हैं। आज वही हो रहा है। इसी ट्वीट को रीट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने लिखा है, ये तस्वीरें खतरनाक हैं, ये भारत के अंधकार में भविष्य को प्रतिबिंबित करती हैं। योगी आदित्यनाथ और संघ परिवार की इस हरकत ने 5000 साल की सभ्यता के मुंह पर कालिक पोत दिए।
ये सनातन धर्म पर कीचड़ उछालने जैसा है। ये साझी विरासत के सीने पर हिंदुत्व नामक खंजर का वार है। ये फांसीवाद की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी नफरत और हिंसा से सराबोर हिंदुत्व का एक ऐसा मॉडल खड़ा कर रहे हैं जिसका अनुकरण दूसरे बीजेपी शासित राज्य करेंगे। होली और जुमे को लेकर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और यूपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जैसे हिंदू और मुसलमान पहले मिलकर होली और ईद मनाते थे, कहीं ना कहीं खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफी ज्यादा माहौल खराब कर रखा है। उन्होंने कहा एक बार पाकिस्तान में जिया उल हक साहब ने भी इस तरह का मजहबी माहौल खड़ा किया जिससे अभी तक पाकिस्तान उनसे संभल नहीं पाता। इसी तरह भारत में लोग हिंदू मुस्लिम का जहर बो रहे हैं। पीडीपी के नेता ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि उन्हें अकल आ जाए और ये हिंदू मुस्लिम को आपस में न लड़ाएं। आप अपनी होली खेलिए, उन्हें अपनी नमाज पढ़ने दीजिए। होली साल में सिर्फ एक दिन आती है, जुमा साल में 52 बार आता है। संभल के पुलिस सीईओ अनु चौधरी के इस बयान के बाद संभल की होली पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। लगातार तनाव की स्थिति न बन जाए इसकी आशंका है। हालांकि किसी भी अप्रिय घटना को टालने के लिए जिले की मस्जिद कमेटियों ने जुमे की नमाज का वक्त बदलकर दोपहर 2:30 बजे कर दिया है। गौरतलब है कि शुक्रवार 14 मार्च को होली और रमजान के जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पीएसी बटालियन के साथ 27 क्विक रिस्पांस टीम तैनात किए गए हैं। होली जुलूस के मार्ग पर स्थित सभी मस्जिदों को विशेष सुरक्षा घेरे में लिया गया है। प्रशासन ने इन मस्जिदों की दीवारों को बड़े पाइप और सफेद प्लास्टिक शीट से ढकने का इंतजाम किया है ताकि किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके। सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए हैं और होली के दिन अतिरिक्त 100-150 कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए निगरानी कर रहा है। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टरों में बांटा गया है जिनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने होली और जुमे को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि त्योहार को राजनीति में लाने की जरूरत नहीं है। अबू आजमी ने सभी लोगों से मिलकर अपने अपने त्योहार मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कल जिनका होली का त्योहार है उन भाइयों से निवेदन करूंगा कि जानबूझकर किसी पर रंग मत डालिए। नमाज घर में पढ़ी जा सकती है लेकिन जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ना जरूरी है। सपा विधायक ने कहा कि मैंने मुस्लिमों से भी कहा है कि अगर रंग पड़ भी जाता है तो कोई झगड़ा लड़ाई मत कीजिए। हम अपने हिंदू भाइयों से निवेदन करेंगे कि कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़ जाए। बता दें इससे पहले होली और रमजान को लेकर संभल में हुई शांति समिति की बैठक के बाद सीईओ अनु चौधरी ने कहा था कि होली का रंग लग जाने से जिसका धर्म भ्रष्ट हो रहा हो वो उस दिन घर से न निकले। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने होली को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई हिंदुस्तान में रह रहा है तो उसे ये समझना चाहिए कि ये हिंदुओं का देश है और यहाँ के लोग अपने त्योहारों को पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाते हैं। अगर किसी पर रंग पड़ जाता है तो उसमें सहन शक्ति होनी चाहिए। विज ने स्पष्ट किया कि ये स्वयं होली नहीं खेलते हैं, इसलिए इस दिन घर में ही रहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने होली पर पानी की बर्बादी न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के लोगों को होली की शुभकामनाएं देती हूं। मुझे उम्मीद है कि ये एक सुरक्षित होली होगी और पानी की बर्बादी नहीं होगी। इसके बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने लिखा है कि राइट विंग ट्रोल आर्मी के शेर अभी सो रहे हैं, ये ट्वीट देखा नहीं। बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी ने कहा होता तो राइट विंग शेर सारी रात जागकर गाली दे रहे होते। बता दें इससे पहले होता ऐसा रहा है कि अगर किसी सेलिब्रिटी ने होली पर पानी की बचत की बात कह दी या दिवाली पर प्रदूषण कम करने की बात कह दी तो शख्सियत के खिलाफ ट्रोलर्स की एक आर्मी टूट पड़ती है और उसे फिर माफी मांगनी पड़ जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होली पर पानी की बचत करने की अपील कर रही हैं। इसके बाद पत्रकार शरद शर्मा ने कहा है ये स्वागत योग्य बयान है, लेकिन सोच रहा हूं इस बयान से कहीं उन लोगों की भावनाएं तो आहत नहीं होंगी जो आज से पहले होली पर पानी की बचत के बयान, दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध के सरकारी फैसले से आहत हो जाते थे और इसे हिंदू विरोधी बताते थे। यही नहीं, सरकारी अपील और सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाने के लिए पहले से ज्यादा पानी होली पर बहाते थे और पहले से ज्यादा पटाखे फोड़कर सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर डालकर सीना चौड़ा करके ऐसा फील करते थे जैसे उनके इस काम से उन्होंने हिंदू धर्म को दबने से बचा लिया। हालांकि अब रेखा गुप्ता का यह बयान आया है, क्या उन्हें भी हिंदू विरोधी बताया जा सकता है?
बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में राज्य के गरीब परिवारों को होली और दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था। होली का त्योहार आते ही आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है। आप कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को भी इस मुद्दे पर बीजेपी की दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आप कह रही है कि अब होली आ गई है और दिल्ली वाले मुफ्त सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी ने पहले महिलाओं को 2500 रुपए देने का जुमला दिया और अब इनका फ्री सिलेंडर का वादा भी जुमला साबित होने वाला है। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आतिशी और आप झूठ, अहंकार और टकराव की राजनीति करते हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इन्हें सिलेंडर की चिंता हो रही है। मैंने बताना चाहता हूं कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था वो हमारी प्रतिबद्धता है और हम उसे पूरा करेंगे। दिल्ली के महपालपुर स्थित एक होटल में ब्रिटिश महिला के साथ रेप के आरोप में पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ब्रिटिश महिला का साथी है। उससे महिला को छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया। ANI न्यूज के हवाले से बताया गया है कि ब्रिटिश महिला ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और बताया है कि उसकी सोशल मीडिया के जरिए युवक से बातचीत शुरू हुई थी। वो उससे मिलने के लिए इंडिया आई थी। दिल्ली के महपालपुर में एक होटल में 2 लोगों ने ब्रिटिश महिला के साथ कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2020 में युवा शेतकरी पुरस्कार सम्मान प्राप्त करने वाले एक किसान ने फसल और सिंचाई संबंधी समस्याओं के कारण गुरुवार को बुल्ढाना जिले में आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपनी आखिरी मांग में कहा है कि जब तक पानी की समस्या हल ना हो जाए उसके शव को हिलाया भी न जाए। अंधेरा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि कैलाश नागरे ने सुबह देउलगांव राजा तहसील के शिवनी आरमल गांव में अपने खेत में जहर खा लिया। उन्होंने कहा कि 4 पन्नों के सुसाइड नोट में फसल उत्पादन में कमी और सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति की कमी की बात कही गई है। वो चाहते थे कि सरकार खेतों में पानी की आपूर्ति की कमी का समाधान निकाले। महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जादव पाटिल ने कहा, ये आंशिक रूप से सच है कि राज्य में पिछले 56 महीनों के दौरान औसतन 8 किसानों ने हर रोज आत्महत्या की है। ये चौंकाने वाला खुलासा विधान परिषद के बजट सत्र में किसानों की आत्महत्या पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में हुआ। इस आंकड़े ने महाराष्ट्र में किसानों की दुर्दशा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। मंत्री द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में मराठवाड़ा संभाग में 952, अकोला में 168, वर्धा में 112, बीड में 205 और अमरावती संभाग में 1069 किसानों ने अपनी जान दी। मंत्री ने बताया कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 के बीच छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन में 952 किसानों ने आत्महत्या की। इनमें से 707 को सरकार की ओर से सहायता दी जानी थी। 433 मामलों में मदद दी भी गई। वहीं बीड जिले में 167 मामलों में सहायता के लिए मंजूरी दी गई थी और 108 मामलों में आर्थिक मदद दी गई। अमरावती डिवीजन में 441 मामलों में सहायता दी जानी थी, लेकिन 332 को ही मदद मिल पाई। छात्रों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी पेपर लीक होने की खबरें आ रही हैं। खबर है कि 6 राज्यों में 8 बोर्ड के पेपर लीक हो गए हैं, जिससे 85 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। इसी खबर को ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा है कि 85 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में, पेपर लीक हमारे युवाओं के लिए सबसे खतरनाक पद्मव्यूह बन गया है। पेपर लीक मेहनती छात्रों और उनके परिवारों को अनिश्चितता और तनाव में धकेल देता है। उनके परिश्रम का फल उनसे छीन लेता है। साथ ही ये अगली पीढ़ी को गलत संदेश देता है कि बेईमानी मेहनत से बेहतर हो सकती है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ जब नीट पेपर लीक ने देश को झकझोर दिया था। हमारे विरोध के बाद मोदी सरकार ने नए कानून के पीछे छुपकर उसे समाधान बताया, लेकिन इतने सारे हालिया लीक ने इसे विफल साबित कर दिया। ये गंभीर समस्या एक सिस्टमेटिक फेलियर है। इसका खात्मा सभी राजनीतिक दलों और सरकारों को मतभेद भुलाकर मिलकर कड़े कदम उठाने से होगा। इन परीक्षाओं की गरिमा बनी रहना हमारे बच्चों का अधिकार है और इसे हर हाल में सुरक्षित रखना होगा। नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट से रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। सरकार ने 2025 के बजट में रुपए के सिंबल को देवनागरी और लैटिन से हटाकर तमिल सिंबल में कर दिया है। ये तमिल लिपि का अक्षर रुपए है। ऐसा पहली बार हुआ जब देश में किसी राज्य ने रुपए के चिन्ह को बदला है। बता दें, रुपए का चिन्ह देवनागरी लिपि के रा और लैटिन लेटर के आर को मिलाकर बना है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन भी बनी हुई है।
ये रेखा हमारे राष्ट्रध्वज तथा बराबर के चिन्ह को प्रतिबिंबित करती है। भारतीय सरकार ने 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को अपनाया था। वहीं अब सवाल ये है कि स्टालिन का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि स्टालिन हिंदी बनाम तमिल लड़ाई को एक नए लेवल पर लेकर जा रहे हैं। भाजपा तमिलनाडु के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट करके स्टालिन को स्टूपिड कहा है। उन्होंने लिखा कि रुपए के ऑफिशियल सिंबल को तमिलनाडु के रहने वाले थिरु उदय कुमार ने डिजाइन किया था। ये डीएमके के पूर्व विधायक के बेटे हैं। तमिल द्वारा डिजाइन किए गए इस रुपए के प्रतीक को पूरे भारत ने अपनाया, लेकिन डीएमके सरकार ने राज्य बजट में इसे हटाकर मूर्खता का परिचय दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के एक प्रतिनिधि मंडल तेलंगाना पहुंचा। ये लोग परिसीमन के मुद्दे पर बुलाई गई मीटिंग के लिए तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी को आमंत्रित करने पहुंचे। वहीं प्रतिनिधि मंडल से मिलने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी एनडीए के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ साजिश कर रही है। ये परिसीमन नहीं है, बल्कि दक्षिणी राज्यों को सीमित करना है। हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी दक्षिण भारत के लोगों के साथ अपना स्कोर सेट करने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि यहाँ के लोग कभी भी बीजेपी को आगे नहीं बढ़ने देते। बीजेपी बदले की कार्रवाई कर रही है। मैं इस मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के साथ खड़ा हूँ। रेवंत रेड्डी ने बताया कि सीएम स्टालिन की बुलाई बैठक में शामिल होने के लिए मुझे अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुमति लेनी है, पर सैद्धांतिक तौर पर मैं स्टालिन की मांग से सहमत हूँ। केरल में महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी के साथ आरएसएस के लोगों ने धक्का मुक्की की। तुषार गांधी ने सिर्फ ये कहा था कि आरएसएस कैंसर की तरह है जो देश की आत्मा में फैल रहा है। इस पर आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खूब शोर मचाया और उनके साथ बदसलूकी की। यह घटना तिरुवनंतपुरम जिले के नियातिनकारा में बुधवार शाम को हुई। इससे वहां कुछ देर के लिए तनाव भी बना। कांग्रेस ने एयरटेल और जियो के स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने की घोषणा पर पीएम मोदी पर सवाल उठाया। कांग्रेस ने दावा किया कि ये करार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कराए गए हैं ताकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सद्भाव हासिल किया जा सके। जयराम रमेश ने कहा कि मात्र 12 घंटों के भीतर एयरटेल और जियो ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी। ऐसा लगता है कि भारत में स्टारलिंक के प्रवेश पर उनकी सभी आपत्तियां दूर हो गई हैं, जिसके बारे में वो काफी समय से आवाज उठा रहे थे। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि इन साझेदारियों को किसी और ने नहीं, बल्कि खुद प्रधानमंत्री ने स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हासिल करने के लिए तैयार किया है। जयराम रमेश ने लिखा कि लेकिन कई सवाल बने हुए हैं। शायद इसका सबसे महत्वपूर्ण सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत होने पर कनेक्टिविटी को जारी रखना या बंद करने का अधिकार इसके पास होगा। क्या ये स्टारलिंक होगा या इसके भारतीय साझेदार होंगे? बता दें, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इस समझौते से हमारे देश की सुरक्षा खतरे में तो नहीं आ जाएगी। कुछ का कहना है कि एलन मस्क का अपना सैटेलाइट सिस्टम है और स्टारलिंक इंटरनेट सेवा आने से देश को 140 करोड़ भारतीयों का डेटा एलन मस्क के पास पहुंच जाएगा क्या, और फिर वो उस डेटा को किसी और को भी दे सकते हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जब ट्रंप की बहस हुई, उसके बाद मस्क ने यूक्रेन को इंटरनेट बंद करने की धमकी दी थी। मस्क ने कहा था कि अगर उन्होंने यूक्रेन में अपना स्टारलिंक इंटरनेट सिस्टम बंद कर दिया तो यूक्रेन की डिफेंस लाइन ढह जाएगी। यानी मस्क भारत को भी कभी ये धमकी दे सकते हैं। वो एक व्यापारी हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक सहयोगी यूरी उशाकोव ने यूक्रेन के साथ 30 दिनों के तत्कालिक युद्ध विराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यूक्रेन के लिए ये एक अस्थायी राहत के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा, यह यूक्रेनी सेना के लिए एक अस्थायी राहत और उसे फिर से संगठित होने का मौका देने के अलावा और कुछ नहीं होगा। उशाकोव ने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन में एक लंबे समय तक चलने वाला शांति समझौता चाहता है, जिसमें मॉस्को के हितों और चिंताओं को ध्यान में रखा जाए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि रूस और अमेरिका के बीच शांत तरीके से बातचीत हो रही है। रूस ने पिछले सप्ताह कुर्स्क के रूसी क्षेत्र में यूक्रेनी सेना को उनके कब्जे वाले इलाके से बाहर खदेड़ दिया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या एक सप्ताह तक अमेरिकी खुफिया सूचनाओं पर रोक लगाने से रूसी जवाबी हमले में कोई मदद मिली। हालांकि अब अमेरिका ने कहा है कि उसने मंगलवार रात को यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने और सैन्य सहायता बहाल कर दी है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद इलाके का ये उनका पहला दौरा है। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने कहा कि इलाके की 1100 वर्ग किलोमीटर जमीन को
यूक्रेन के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपने दौरे में अपनी सेना से कुर्स्क क्षेत्र को पूरी तरह आजाद कराने को कहा है। बता दें, रूस के कुर्स्क इलाके में अगस्त 2024 में यूक्रेन ने घुसपैठ की थी और काफी बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद रूस ने यहाँ से हजारों लोगों को निकाल लिया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.